जिस आंकड़े का आपको इंतजार है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा के उस आंकड़े का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दीपक, मुझे लगता है इस इंतजार को अब और लंबा नहीं खींचना चाहिए और फौरन बता देना चाहिए अपने दर्शकों को कि ओपिनियन पोल का 224 सीटों का वोट परसेंटेज किस पार्टी को कितना जा रहा है। बीजेपी को 42% वोट संभव है। और ड्रोन के जरिए अब आपको फटाफट हम पूरा आंकड़ा दिखा देते हैं। लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दौड़ आ चुके हैं, किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है। कांग्रेस को यहां पर 40% वोट परसेंटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 की अगर मैं बात करूं तो ये 38.4 था। बीजेपी को जो 42% दिख रहा है उसमें लगभग 3.5-4% का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस को 15% मिल रहा है। जेडीएस को लगभग 3-3.5% का नुकसान हो रहा है क्योंकि 2018 में 18.5% वोट मिला था। अन्य की बात करूं तो 30% मिल रहा है। यहां पर 3% का अन्य को भी नुकसान हो रहा है। यानी कुल मिलाकर जो गेन हो रहा है वो कांग्रेस को भी हो रहा है और बीजेपी को भी हो रहा है वोट परसेंटेज में। लेकिन वोट परसेंटेज किस पार्टी को कितना वोट मिला ये तो हमने आपको दिखा दिया। बीजेपी को 42% मिला है। 3.5 से 4% का यहां पर बीजेपी को 2018 की तुलना में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस को यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 2.5 से 3% का। तो ये टोटल आंकड़ा आपके पास आ चुका है 40%। यहां पर कांग्रेस को भी फायदा होता हुआ वोट परसेंटेज में दिख रहा है। लेकिन जब 224 सीटों के लिए ये वोट परसेंटेज ट्रांसफर होता है तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या कांग्रेस की गाली भारी पड़ेगी? बीजेपी को 103-115 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शक्ल लेती हुई दिखाई दे रही है। 2018 में 104 सीटें बीजेपी को मिली थी। और देखिए, ड्रोन हमारा जो है वो ग्राफिक्स लेकर निकल चुका है। बस आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ड्रोन ग्राफिक्स आने ही वाले हैं। बीजेपी को 2018 में 104 सीटें मिली थी, इस बार 103 से 115 मिल रही है। यानी मैक्सिमम जो है वो इस ओपिनियन पोल में 115 तक जा रही है। कांग्रेस को 2018 में 78 सीटें मिली थी, इस बार 79 से 91 सीटें जाती हुई कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। यानी अच्छा खासा गेन बीजेपी को भी हो रहा है सीटों के रूप में, गेन जो है वो कांग्रेस को भी हो रहा है सीटों के रूप में। तो क्या जेडीएस को ये सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है? जेडीएस को 26 से 36 सीटें मिल रही हैं और जेडीएस को ये लगभग 10 से 12 सीटों का नुकसान इस बार दिखाई दे रहा है क्योंकि 2018 में जेडीएस को जो सीटें मिली थी वो 37 मिली थी। जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये ड्रोन का फाइनल आंकड़ा आ चुका है। यानी एक बार फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। लेकिन सत्ता पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन सी पार्टी का नेता बैठेगा अभी तो फिलहाल इन आंकड़ों से कुछ साफ नहीं दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर गठबंधन की ही सरकार एक बार फिर कर्नाटक में बनेगी। संगीत रागी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और बिल्कुल मुझे इशारा कर रहे हैं, नहीं ये तो गलत है। संगीत रागी क्या कह रहे हैं आप? मैं गलत नहीं कर रहा हूं। मैं जो लास्ट वाला पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी बना लेगी सरकार। देखिए, मैं आंकड़ों का तो डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता क्योंकि आपके आंकड़े हैं और इतने बड़े सैंपल साइज पे आपने किया है। हाँ। जो तो दूसरा पक्ष है ना, कौन बनेगा, इस पर मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। इस पर मैं आश्वस्त हूं। कैसे बनेगी वो उस दिन भी हम जिक्र कर लेंगे। लेकिन मैं बहुत श्योर हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्लस में बने या अकेले बने ये अभी आपका क्या? आपने पहले ओल्ड मैसूरू रीजन का बताया था, वहाँ पर जेडीएस का गढ़ माना जाता था। वहाँ पर इस बार क्या हुआ था, जेडीएस का पकड़ कम हो गया है उनका जो और वहाँ बीजेपी का स्ट्रैटेजी देखेंगे तो आपको देखेगा 32 सीट्स में उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। वो इस रीजन में काफ़ी सीट्स में है। तो अब जेडीएस का नंबर ऑफ सीट्स कम होने वाला ही है वहाँ पर। और एक और बात है, वहाँ पर बीजेपी ने वो मंडिया में वो वहाँ का एमपी है सुमलता, उनके साथ भी, उनके पार्टी के साथ भी टाई अप हो गया है। तो इस हिसाब से वहाँ पर भी उनका प्रदर्शन अच्छा होने वाला है। ठीक है मनोज, एक क्विक आपको डाटा पर क्या कहना है, क्योंकि अभी आपको आप पे चिल्लाने लगेंगे क्योंकि आपने बीजेपी को एज दे दिया। मनोज जी आपने नहीं दीपक जी, मैंने कहा
कि बाकी पॉलस्टर जो है ना वो आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। मनोज जी जाइएगा तो बच के जाइएगा, हेलमेट वेलमेट लगा के। मैं बाहर भी जाऊंगा, लोगों का जवाब भी दूंगा। और दीपक जी, पिछली बार भी आपने नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के समय आपने एग्जिट पोल दिया और काउंटिंग के समय आपने बोला कि आपके डेटा तो बदल गए। मैंने कहा था मैंने बोला एग्जिट पोल जी, एग्जिट पोल में तो आपने कहा था कि आपने बदला तो नहीं है। मैंने कहा नहीं बदला हूं। देखिए दीपक जी, है क्या कि बीजेपी बड़ा प्लान वे में करती है। मैं बताया ना कि 18 कांग्रेस की सीटों को उसने पहले पहचान लिया कि ये ऐसी सीटें हैं जहां से हम खींच सकते हैं लोगों को। दूसरी बात है कि आप पूरे कर्नाटका में जाएंगे, आप देखेंगे एक बड़ा सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। जो जेडीएस के कैंडिडेट हैं जो नहीं जीतते हुए दिख रहे हैं, उसके वोटर क्या कर रहे हैं, वो कांग्रेस को वोट नहीं डाल रहे हैं, वो बीजेपी को डालकर जिताना चाह रहे हैं। और ये देखिएगा पूरे आप जब आंकड़े आएंगे तो आप देखिएगा कि उसमें दिखेगा। और इस तरह के चीजों को जब निकाला जा रहा है, और यही बीजेपी के जो वोटर हैं जहां देख रहे हैं कि अरे हमारी पार्टी नहीं जीत सकती है, वो जेडीएस को वोट देकर जिता रहे हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस को देकर कोई फायदा नहीं है। इतनी लॉयल्टी कोई इसमें प्रचार नहीं, कोई इसमें तैयारी नहीं है, लेकिन पब्लिक अपने तरीके से उसने पार्टी का चूज किया है कि हमको क्या करना है। प्रदीप कौशल जी, जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण साबदी, कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। ये भगदड़ मुझे तो सीटों में नहीं दिखाई दे रही है, इस ओपिनियन पोल में कम से कम नहीं। भाजपा बड़ा साहसिक प्रयोग हमेशा आप देखेंगे, गुजरात में भी ऐसे उन्होंने किया था। बहुत लोगों की टिकट काटी थी, बहुत एमएलए। उससे जो व्यक्तिगत तौर पे जो विरोध होता है उम्मीदवार का, वो समाप्त होता है। और दूसरा कैंडिडेट आता है तो उसके पास वो पिछले वाला बैगेज नहीं होता। तो ये साहसिक प्रयोग भाजपा ने किया है, जो मुझे लगता है सोच विचार के किया है। सारा गुण दोष उसमें देख कर के किया गया है। तो सतही तौर पर बेशक लगे कि भाजपा में बड़ी हलचल है, आखिरकार जिसका आप टिकट काटते हैं उसको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वोट अंततः जो है वो पार्टी का होता है, पार्टी को जाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो भीतरी कलह दिखाई दे रही थी, वो वोटों के भुगतान के समय वो कलह दिखाई नहीं देगी। परिणाम आएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। और वो जो पहले कभी हुआ था कि येदियुरप्पा जी के विद्रोह के कारण भाजपा हार गई थी, वो समय निकल गया। ये उस प्रकार का विद्रोह नहीं था। ठीक है, मैं सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ेंगे, सबसे पहले बता दूं, बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला जी जुड़ेंगे। मेरे साथ अतुल लोंढे पाटिल जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे। मेरे साथ शंकर सेठ साहब जो जेडीएस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो जुड़ चुके हैं। अतुल लोंढे जी दिख रहे हैं आपको, शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अतुल लोंढे जी, हमारा जो ओपिनियन पोल है ये बता रहा है 103 से 115 बीजेपी काफी आगे। अगर इस नंबर से बात की जाए कांग्रेस के नंबर से 79 to 91, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो मैं यहाँ पर कर्नाटक में ही हूँ और मुंबई कर्नाटक में हूँ और काफी घूम रहा हूँ, मैं यहाँ प्रचार के लिए हूँ। और मैं जो देख रहा हूँ जमीनी हकीकत, वो जमीनी हकीकत में आपका सर्वे जो है वो ठीक से उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपका सर्वे है, आपके अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होंगे, आपके अपने सैंपल्स होंगे, उसको मैं कुछ नकारना या मैं गलत है ऐसा नहीं कहूंगा, वो आपका है। लेकिन मेरे पास 3 सर्वे है यहाँ पर जो लोकल साउथ इंडियन कुछ है कंपनीज जो करती है। एक एडिना का पोल है, एक लोकपोल का है, और एक पोल है मेरे पास सी डेली ट्रैकर का। सी डेली ट्रैकर 130 से 157 दे रही है कांग्रेस को, 44.4% वोट प्रतिशत की। जो लोकपोल है वो लोकपोल जो दे रहा है 128 से 131 दे रहा है। और जो एडिना का पोल है, वो एडिना का पोल हमें दे रहा है करीब 132 से 140 तक। तो जमीनी हकीकत जो दिखाई दे रही है, जो 40% की एक करप्शन की बात है, और करप्शन से सबसे बड़ी बात है जो है वो महंगाई की बात यहाँ पर जमीन पर दिखाई दे रही है। एक थोड़ा सा हो सकता है अतुल जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस समय अगले सवाल का वक्त हो गया और दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि भाई किस जाति ने, क्योंकि ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जातिगत समीकरण जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो कर्नाटक में कौन सी जाति किस पार्टी को वोट देगी, इससे जुड़ा सवाल भी जी न्यूज और मेटेराइज के सर्वे में लोगों से किया गया। ये आंकड़ा आपके सामने आ चुका है। 66% जो वोट है वो मिलने का अनुमान है बीजेपी को। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसे लिंगायत वोट का 16% वोट मिल सकता है, जबकि लिंगायत समुदाय के 8% लोग जेडीएस और 10% लोग अन्य को वोट दे सकते हैं। लिंगायत कम्युनिटी जो है वो 17% वोट है।
कर्नाटक में, और ये कहा जाता है कि वो बीजेपी का वोट बैंक है। अगर मैं वोकालिंगा समुदाय की बात करूं तो जी न्यूज और मेटेराइज का ओपिनियन पोल कहता है कि इस समुदाय के 16% लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये लगभग जो वोकालिंगा का वोट बैंक है वो 13 से 15% का है। उस 13 से 15% का 16% लोग जो है वो बीजेपी को वोट दे सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 28% और सबसे ज्यादा 52% वोट जेडीएस को मिलने का अनुमान है। वोकालिंगा यानी डीके शिव कुमार जो है वो वोकालिंगा कम्युनिटी से आते हैं, सिद्धारमैया जो है वो कुर्बा ओबीसी से आते हैं। अब ये कुर्बा समुदाय के हम 22% वोट की बात कर लेते हैं। 22% लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। 8% ये टोटल वोट है कर्नाटक में जो कुर्बा कम्युनिटी का है, वो उस 8% का 22% जो है वो बीजेपी को जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को वो 23% जा रहा है, जेडीएस को वो 8% और 7%, यानी कुर्बा कम्युनिटी में कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई वोट परसेंटेज में दिखाई दे रही है, यानी साफ साफ डिवीजन दिखाई दे रहा है। लिंगायत जो है वो सीधा सीधा जा रहा है बीजेपी की ओर, वोकालिंगा जो है वो बट रहा है, कुर्बा जो है उसमें कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की अगर बात करें तो वहां मोदी का ओबीसी फैक्टर जो है वो गहरी छाप छोड़ता है, और जी न्यूज के ओपिनियन पोल में भी इस बात की तस्दीक होती हुई दिखाई दे रही है कि ओबीसी का 47% वोट जो है वो बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को 38% वोट मिल सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 11% लोग जेडीएस को और 4% लोग अन्य को वोट कर सकते हैं। यानी दीपक, कुल मिलाकर ये जो दिखाई दे रहा है जातिगत समीकरणों के आधार पर वो वोट सीधा सीधा बटा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं शंकर जी का रुख करना चाहूंगी जो कि जेडीएस पार्टी से है। एक बार फिर जातिगत समीकरण अपने अपने वोट अपने अपने पार्टी को वोट देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल नुकसान जो है वो जेडीएस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप शंकर जी? मैडम नमस्कार। एक चीज को दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार लोग और सब लोग भूल रहे हैं। इस बार कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग एक प्रश्न अपने दिमाग में रख रहे हैं। आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी है, चंद्रशेखर राव है तेलंगाना में, तमिलनाडु में स्टालिन है, हमारे लिए क्यों रीजनल पार्टी क्यों नहीं है बोल के। तो इस बार कर्नाटक के सारे लोगों ने ये ठान ली है कि हम दोनों नेशनल पार्टीज को ठुकरा के हमारा खुद का रीजनल पार्टी जो है जेडीएस उसको सत्ता में लाएंगे और कर्नाटक को दिल्ली में झंडा लहरा के दिखाएंगे। ठीक है शहजाद, सीधे ये कह रहे हैं भाई इस बार तो हमारा झंडा होगा। हालांकि जगनमोहन रेड्डी ने कितनी मेहनत की या फिर टीआरएस ने क्या क्या किया तेलंगाना के लिए, दोनों बिल्कुल दीगर विषय है। देखिए दीपक जी, आपके इस पूरे ओपिनियन पोल से एक चीज स्पष्ट है कि मैंडेट डबल इंजन को मिल रहा है, ना कि डबल ट्रबल। कांग्रेस पार्टी वहां पे तो डबल ट्रबल चल ही रहा है, डीके बनाम सिद्धरमैया, और ना ही डबल गाली, मतलब कि पिताजी जहरीला सांप कहते हैं और बेटा नालायक कहता है। इस प्रकार की शब्दावली कांग्रेस पार्टी को जब हार नजर आई तो कांग्रेस बौखलाई और गाली गलौज पर उतर आई, और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग और उद्योग बन चुका है। हर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की जाति को गाली देना, परिवार को गाली देना, कब्र खुदेगी मोदी की, यहां से निकलते हैं, मौत का सौदागर से निकलते हैं तो प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना ये इसलिए होता है क्योंकि हम कहते हैं हमने 5000 किलोमीटर रास्ते बनाए, हमने हाईवे डबल कर दिए, हमने 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, हमने 7 एयरपोर्ट बना दिए, हमने कर्नाटका को नंबर 1 FDI में बना दिया, हमने कर्नाटका में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे दिया, 7 किलोमीटर मेट्रो इन्होंने बनाई थी, हमने 56 किलोमीटर की लाइन बना दी। तो हम विकास के काम गिनाते हैं, डबल इंजन विकास का काम गिनवाता है। ये लोग डबल इंजन नहीं, ये डबल ट्रबल वाले हैं जो गाली गलौज पर उतर आते हैं। और इनकी बात, और आपको पता है शोभना जी, पहली बार आपके साथ डिबेट करने का मुझे अवसर मिल रहा है। आपको शुभकामनाएं, आपने अच्छा चैनल ज्वाइन किया, बढ़िया चैनल ज्वाइन किया। पर मैं आपको एक ही बात कह दूं शोभना जी, देखिए आज कांग्रेस इस प्रकार से बौखलाई हुई है कि तुष्टीकरण की राजनीति में कभी कहती है एसडीपीआई से कि आप आकर गठबंधन कर लो हमारे साथ, कभी इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक के कसीदे गाता है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं और अतीक के कसीदे गाने वाले को स्टार प्रचारक बनाते हैं। कर्नाटक पर रहेंगे, अतीक के लिए तो आप नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी इनका स्टार प्रचारक है, बताइए उसका क्या लेना देना है कर्नाटक में। आपने गाली का जिक्र किया, विश्वकन्या आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा गया, पहला जवाब मेरा, ये मेरा जवाब नहीं है, ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। दूसरा
आपने ढेर सारे विकास के काम गिनाए, मैं सहमत भी हूं उनसे, लेकिन उस तरीके से तो मुझे बीजेपी स्वीप होती हुई नहीं दिखाई दे रही है जिस तरीके से आप विकास के कामों को प्रेजेंट कर रहे हैं इस समय। देखिए, पहले सवाल का जवाब देता हूं। जैसे ही हमारे एक विधायक ने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, हमारे वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी की ओर से अधिकृत बयान दिया कि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जवाब मांगा जाएगा। परंतु इसके उलट कांग्रेस के हर नेता ने, छोटे से बड़े नेता ने उस पॉइजनस स्नेक वाले रिमार्क को भी जस्टिफाई किया है। जब प्रियंका वाड्रा ने नीच कहा उसको भी जस्टिफाई किया। ओबीसी समाज को राहुल गांधी ने गाली दिया और दोषी पाया गया तब उसको भी जस्टिफाई किया। तो यह अंतर है हम में और उनमें। हम लोग गाली की पॉलिटिक्स और गालीबाज पॉलिटिक्स को नहीं समर्थन देते। हम गाली की दुकान नहीं है, वो गाली की दुकान है। यह पहला अंतर है। दूसरी बात जो आपने कही कि स्वीप करते, देखिए ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अभी तक, हमारी जब भी सरकार भी बनी है तो पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। पर मैं आपको बता सकता हूं कि जो आज इस बार होने वाला है, गुजरात में भी जो लोग नहीं भांप सकते थे कि जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार, आपको पता है 70 वर्ष हो गए एक आईआईटी ये नहीं दे पाए, और हमने आईआईटी दिया है रायचूर और धारवाड़ दोनों जगह पे। हमने 7 मॉडल यूनिवर्सिटी बनाए। हमने एनईपी को वहां पर सबसे पहले लागू किया। वहां पर 1.5 लाख बच्चों को टैबलेट दिए। हमने शुगर केन के एफआरपी को लगभग 10,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाया। हमने एमएसपी तूर दाल के 50% से बढ़ाया। 138% रागी का बढ़ाया। ये सारे किसानों को, गरीबों को, सारे संप्रदायों को, सभी तबकों को छूने वाले कदम उठाए गए हैं। इसीलिए एक लाभार्थी का नया वर्ग बना है और उसमें महिलाओं का खासकर जिस प्रकार से हमें समर्थन हम हर चुनाव में मिलता है। देखिए, हम किसी ने नहीं कहा था नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकारें बनेंगी, पर आज नॉर्थ ईस्ट में हर जगह कमल खिला हुआ है। और कांग्रेस पार्टी, मैं तो कांग्रेस से एक ही चीज पूछता हूं, अगर कांग्रेस इतना ही शोर था तो एमबी पाटिल का बयान है ऑन रिकॉर्ड, जी परमेश्वर का है कि एसडीपीआई आए और गठबंधन कर दे। ये पीएफआई का बचाव करने उतरते थे। पहले पीएफआई के केस खत्म करते थे, आज एसडीपीआई के साथ गठबंधन करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि अतुल लोंडे जी को पता है कि कभी जेडीएस का सहारा, कभी एसडीपीआई का सहारा, इसके बिना कांग्रेस पार्टी का कोई वहां पर निवारा नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग इस प्रकार से बौखलाए हुए हैं और गाली गलौज पर उतर आए। जवाब अतुल जी। नहीं, अच्छा, एक बात तो ऐसी है कि पहले सिर्फ बंगलोर में ही एयरपोर्ट हुआ करता था और मंगलोर में हुआ करता था। इन्होंने हुबली में बनाया, इन्होंने बेलगांव में बनाया, इन्होंने सब जगह इन्होंने ही बनाए। पहले 2 ही थे। तो ये इनकी जो गाली गलौज वाली पॉलिटिक्स है, शायद ये तब हमारे पार्टी में थे जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इन्होंने, इनके वीडियो है मेरे पास शहजाद भाई के, जब उन्होंने मोदी जी को जवाब दिया था कि मोदी जी कितनी गाली गलौज करते हैं। तो मैं शहजाद भाई को जवाब जो है उनके मोबाइल पे भेज दूंगा जो उन्होंने दिए। खुद ही ने सवाल खड़े किए, खुद ही ने जवाब दे दिया। अब मैं इनको बताता हूं इन्होंने क्या क्या किया है। इन्होंने बच्चों के 70% बच्चे जो है वो शूज और सॉक्स भी खा गए। वो बच्चों का स्कॉलरशिप है वो भी खा गए। इनका जो रेट कार्ड जो है इनके ही मंत्री ने बताया है, सीएम का 2,500 करोड़, मिनिस्टर सीट का 100 करोड़, बड़ा कमिश्नर होगा तो 15 करोड़, वाइस चांसलर होगा तो 10 करोड़। चलो ये तो करप्शन 40% जो है ये तो किसी स्वामी ने बताया, उनके बारे में बताऊंगा। फिर इन्होंने जो पेट्रोल के दाम थे हमारे वक्त 71 रुपए थे, 41% से बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया। डीजल 57 का 90 हो गया, तुअर 65 का 150 हो गया, जवार 17 का 36 रुपया हो गया, मस्टर्ड ऑयल 80 का 180 हो गया, सनफ्लावर ऑयल 200 हो गया। इन्होंने चावल नहीं छोड़ा, इन्होंने व्हीट नहीं छोड़ा, 27 का 35 कर दिया, 35% बढ़ गया। जो नमक था 10 रुपए का 14 रुपया हो गया, राइस था 29 का 80 रुपया हो गया। यानी सब जगह जो है 40% वसूलना, और ये इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने मठों से भी 10% का डिस्काउंट दिया कमीशन में, करप्शन में, और 30% मांगे। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये डिंगालेश्वर स्वामी जो है वो फकीरेश्वर मठ के, उन्होंने खत लिख के ये कहा है। और आज जो आप कह रहे हैं मैं यहाँ पर हूं, मैं मठों के सारे स्वामी जी का जो है वो आशीर्वाद लेके आया हूं। उन्होंने कहा है कि ये 40 पे सीएम 40% करप्शन की सरकार जो है वो इस बार जाएगी। चलिए अतुल लोंढे जी, आपने काफी जवाब दे लिया। अब क्योंकि आंकड़ों का वक्त हो गया है, शहजाद पूनावाला हमारे साथ है, हमारे साथ जेडीएस के भी कैसे। पूनावाला साहब मैं आऊंगी, लेकिन पब्लिक जो है वो इंतजार कर रही है कि भाई किस कम्युनिटी ने किसको कितना वोट दिया। तो हमने लिंगायत, वोकालिंगा और ओबीसी का आपको दिखा दिया। अब मुसलमान वोटर की बात करते हैं, जो लगातार कहा जाता है कि भाई कांग्रेस का वो वोटर है, किस जाति को किसका वोट मिला है। मुस्लिम वोटर जो है वो 11% से 13% है कर्नाटक में, उसमें से बीजेपी को 4% जा रहा है, कांग्रेस को 74% जा रहा है, जेडीएस को 18% और 4% जो है वो अदर्स के खाते में जा रहा है। लेकिन मुझे हैरानी ये बीजेपी के 4% वोटर पे हो रही है दीपक, कि 4%, क्योंकि कहा जाता है कि साहब मुसलमान तो किसी भी स्थिति में बीजेपी को वोट नहीं देगा।
अब दलित की बात कर लेते हैं। दलित वोट बैंक की अगर मैं बात करूं तो दलित वोट जो है वो 17% है कर्नाटक में। लगभग दलित वोटर का 17% का 40% जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, 42% कांग्रेस को, जेडीएस को 16% और अदर्स के खाते में 2% जा रहा है। यानी बीजेपी और कांग्रेस में दलित वोट ऑलमोस्ट, अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो लगभग आधा आधा डिवाइड हो रहा है। आदिवासी एसटी वोट जो है वो 7% का है कर्नाटक में। उस 7% में बीजेपी को 44% जा रहा है, कांग्रेस को 43% जा रहा है और जेडीएस को 12% जा रहा है। दीपक, एससी एसटी मुस्लिम वोट जो है वो एससी एसटी तो कांग्रेस में बट रहा है, लेकिन मुस्लिम वोट 4% पे मैं हैरान हूं बीजेपी के साथ। शहजाद से पूछ सकती हैं आप। देखिए ऐसा है दीपक जी, मैं आपको बताता हूँ मुस्लिम वोट की जहाँ तक बात है, हालांकि हम वोट इस प्रकार से नहीं देखते, परंतु आपको याद होगा एक बयान कादरी जी का, जो बीदर समाज से, बीदर आर्ट के एक बहुत ही बड़े प्रवर्तक है, उनको जब पद में दिया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लूटने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, और आज मैं और मेरा पूरा समाज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आज खड़ा है। कादरी हो या पादरी हो, मैरी हो या माधव हो, ये सारे लोग हमारे साथ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जब कोई स्कीम भेजते हैं ना तो भेदभाव नहीं करते। जब शौचालय भेजते हैं 48 लाख तो ना कोई भेदभाव होता है कि कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है। जब वो 32 लाख आयुष्मान कार्ड भेजते हैं, 32 लाख हम लोग जब गैस कनेक्शन देते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं। पहली बार 70 साल के इतिहास में एससी समुदाय को उसके प्रोपोर्शन के अनुपात, मतलब 15% नहीं 17% रिजर्वेशन देने का काम हमने किया है। एसटी समाज को 3% रिजर्वेशन था कांग्रेस के जमाने में, आज उसको 7% करने का काम हमने किया है। लिंगायत और वोक्कलिगा समाज को भी बढ़ाकर रिजर्वेशन देने का काम हमने किया है। आज देश की सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला वहां पर आसीन है, और उसी व्यक्ति को किस प्रकार से दुष्ट मानसिकता का इनके प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा था, यह देश की जनता भूली नहीं है। किस प्रकार से रामनाथ कोविंद जी के प्रति इन्होंने शब्दावली इस्तेमाल की थी, देश ने भूला नहीं है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति किस प्रकार से घृणा की भावना के चलते उनको भारत रत्न भी कितने वर्षों तक नहीं मिला और कैसे उनको चुनाव हराया गया। तो कांग्रेस की जो असली मानसिकता है वंचित पीड़ित दलित समाज के प्रति और मुसलमानों के भी प्रति, और इन्होंने दंगों के अलावा दिया क्या है? कांग्रेस मतलब दंगा। कांग्रेस ने केवल दंगे दिए हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, अहमदाबाद, जलगांव, नेल्ली, ये सारे दंगों की फहरिस्त इनके पास है। इनके पास कोई काम की फहरिस्त नहीं है। एक चीज नोट कीजिएगा दीपक जी, प्रियंका वाड्रा जी अभी मजाक उड़ा रही थी प्रधानमंत्री का, कोई गाली देता है, कबर खुदेगी मोदी की गाली देता है तो प्रियंका वाड्रा उसका जस्टिफिकेशन करती है। प्रियंका वाड्रा के पास कभी कोई अपनी राजस्थान की सरकार की उपलब्धियों की फहरिस्त है? नहीं है। एक उपलब्धि गिना सकती है कि किसानों के कर्ज माफ हुए कि नहीं हुए? ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस जब गारंटी देती है ये चाइनीज गारंटी है, ये चाइनीज गारंटी की तरह यूजलेस गारंटी है। इसलिए अपने कोई भी किए हुए वादों पर वो नहीं आकर कहते हमने पूरा किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अतुल लोंढे पाटिल से। अतुल जी जवाब। ऐसा है कि अमित शाह जी ने कहा था 10 तारीख को वोट दो, 20 तारीख को 2 सिलेंडर लेके जाओ। लोग बेचारे 20 तारीख कई महीनों की 20 तारीख चली गई, एक सिलेंडर नहीं आया। पिछली बार 165 वायदे किए थे इन लोगों ने, उसमें से 158 वायदे पूरे नहीं किए हैं। 3 सिलेंडर देने वाले थे, फिर वही आके वायदा कर रहे। कहा था 200 रुपए सिलेंडर दूंगा, पहुंचा दिया 1200 रुपए पे। कहा था 35 रुपए का पेट्रोल दूंगा, पहुंचा दिया 100 रुपए के ऊपर, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें जो है वो गिरते जा रही है। जो जुमले पे जुमला ईश्वरप्पा कहते हैं हमें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। बेचारे शहजाद भाई गए वहां पर कि मुझे सांसद बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, एक टिकट नहीं दिया है। सेकेंडरी सिटीजन, एक टिकट नहीं दिया है। ईश्वरप्पा ने कहा हमें मुसलमानों का टिकट नहीं चाहिए, और इस देश के प्रधानमंत्री करप्शन की बात कहते हैं, करप्शन हटाने की, और जिन लोगों पे करप्शन के चार्जेस है उन्हें फोन करके कहते हैं हमें जितवा दो, यहां जाओ मत। इनके जो मुख्यमंत्री है जिन पे आरोप नहीं थे शेट्टर जी पे, तो उन्हें बाहर निकाल दिया। जिस पे आरोप नहीं थे, जिस पे आरोप थे उनको रिक्वेस्ट की जा रही है देश के प्रधानमंत्री से। अब जो इतनी सारी झूठी बातें जो आ रही है, जिन्होंने शूज के सॉक्स, बच्चों के शूज, उनको खाने का अंडा, ये भी नहीं छोड़ा है, ये लोग आज बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जीतने वाले हैं। शायद एक ही सर्वे जो है आपका ही बता रहा है, बाकी सी वोटर का सर्वे भी जो है वो कांग्रेस को ही जीत जो है दिला रहा है। और जमीनी हकीकत जो है वो जमीनी हकीकत सीधा स्पष्ट तरीके से दिखती है। तो कौन सा वायदा पूरा किया? 2 करोड़ रोजगार, बर्बादी है। यहाँ पर 2.5 लाख पद जो है वो खाली पड़े हुए, अब तक नहीं आए। यहाँ पर हमारे वक्त हमने स्टाफ सिलेक्शन में और सारी सेंट्रल एग्जाम्स में रीजनल भाषा कंपलसरी की थी, ये उन्होंने हटा दिए। आज कन्नड़ा आदमी जो है, जो रूरल ग्रामीण भाग का विद्यार्थी है, जो ग्रेजुएट है, वो कन्नड़ा में नहीं हिंदी और इंग्लिश जो है उनको कंपलसरी एग्जाम नहीं दे सकता है। तो ये
धोखा पे धोखा जो है ये बीजेपी ने किया है। 15-15 लाख रुपए आने वाले थे, 35 रुपए का पेट्रोल होने वाला था, डॉलर बराबर होने वाला था, 58 रुपए डॉलर में आईसीयू में था हमारा रुपया, अब 82 रुपए के ऊपर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर चीज में जो है झूठ, जुमलेबाजी और फिर रोना। ठीक है। जी न्यूज़।